नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का फर्स्ट ट्रैक न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ श्रीकांत शर्मा और आज हम एक खास मेहमान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल जी आज हमारे साथ रहेंगे और इनसे हम चर्चा करेंगे बीते कुछ समय को लेकर, वर्तमान समय में जो चल रहा है उसको लेकर, सारी चीजों को लेकर आज हमें चर्चा करनी है इनके साथ। तो सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करूंगा फर्स्ट ट्रैक पर। और मेरा सबसे पहला प्रश्न आपको ये रहेगा सर, आपने यहाँ कब ज्वाइन किया और पदभार ग्रहण करने के बाद आपका क्या क्रियाकलाप रहा राजाखेड़ा में? मैं यहाँ 8 अगस्त 2020 को मेरे द्वारा ज्वाइन किया गया था। इसके बाद में 8 अगस्त से यहाँ कार्यरत हूँ और कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच में कोरोना काल कोविड-19 चल रहा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा अगस्त में ज्वाइन किया गया था। ज्वाइन करने के बाद में कोरोना मार्केट में जो प्रकरण चल रहा था उस मामले पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया गया। अब कोरोना में काफी इजाफा है, लगभग ना के बराबर है। कोरोना से राहत पाने के लिए अभी वैक्सीन भी यहाँ पर चालू हो गई है, वो भी चालू है। कोर्ट वर्क में यहाँ पर जब मैं आया था तो कोर्ट वर्क टोटली बंद था, फाइलों में तारीख भी नहीं लग रही थी। मेरे आने के बाद में मैंने जो पुरानी तारीख थी वो सबको प्लान में ला करके कोर्ट आरंभ करने की कोशिश की। इसके बाद में गाइडलाइन मिलते ही वहाँ पर कोर्ट में आरंभ कार्यालय में किया गया है। इससे पहले सर आप धौलपुर के ही बाड़ी में थे, बाड़ी के बाद आपको राजाखेड़ा लगाया गया। दोनों ही उपखंड धौलपुर जिले के आते हैं। राजाखेड़ा और बाड़ी को लेकर आपने क्या अंतर महसूस किया? दोनों अलग अलग जगह हैं। बाड़ी यहाँ से बड़ी जगह है, वहाँ का मार्केट एवं कोरोना की प्रवृत्ति का सिस्टम अलग था। यहाँ पर यूपी होने के बावजूद भी कोरोना में यहाँ पर केसेज बहुत कम मिले। अब ये तो परमात्मा की कृपा माने या यहाँ के वातावरण में कहीं न कहीं ऐसा पाया गया है जिससे यहाँ पर कोरोना कम फैला है। क्योंकि कोरोना ज्यादा फैलने से सब हर तरह की समस्या का निदान करना बड़ा टिपिकल रहा था। जी बिल्कुल सर, ये कोरोना जो थी महामारी थी, कोरोना महामारी के दौरान काफी चीजें अस्त व्यस्त हुई थी और वो ऐसा नहीं कि एक बड़े स्तर पर, राजाखेड़ा भी एक उपखंड है, यहाँ भी कुछ अस्त व्यस्त थी चीजें, तो उसको आपने जो कंट्रोल किया, आने के बाद आपने नियंत्रित किया, तो वो जो नियंत्रित करने की जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, जो आपका एक मैनेजमेंट था, तो वो क्या था मैनेजमेंट आपका? किस तरीके से आपने इन परिस्थितियों को मैनेज किया? इस मामले पर जिला कलेक्टर महोदय और राज्य सरकार के नॉर्म्स के मुताबिक हमने कोशिश की। यहाँ पर कोरोना में जो पोजीशन मार्केट में थी उसको व्यापार संघ से अन्य व्यक्तियों से संपर्क करके इसमें चूंकि मास्क के लिए विशेष प्रयास किया गया एवं हाथ धुलवाने की जागरूकता पैदा की। हमने मास्क नगर पालिका द्वारा भी बनवाए गए और लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया और चूंकि मास्कों का उपयोग होने के कारण हम कोरोना में सफल रहे। जी सर, वर्तमान में जैसा हम देख रहे हैं अवैध चंबल रेता काफी जो है उच्च स्तर पर जो है खनन हो रहा है इस चीज का। क्या राजाखेड़ा प्रशासन को या राजाखेड़ा पुलिस को या प्रशासनिक कार्रवाई ये नहीं होना चाहिए कि ये सुदृढ़ रूप से कि नहीं, जो बजरी निकासी हो रही है, जो बजरी खनन हो रहा है, उसका उस पर लगाम लगाई जाए, उस पर रोक लगाई जाए? आए दिन जो है निर्दोष उसकी चपेट में आ रहे हैं। इस मामले पर जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब द्वारा काफी जागरूक है। कोर्ट यहाँ पर बजरी खनन, ये बात सही है, बजरी खनन यहाँ पर रात में निकासी होती है और उसके बाद में ट्रैक्टर से जाते हैं। क्योंकि ये बाड़ी में भी निकासी बजरी की थी, इसमें बीच में भी हमने एक मीटिंग की थी जिसमें मीटिंग के वक्त ये सब निर्देश दिए गए थे रोकथाम कड़ी की जा रही है। पर चूंकि यहाँ ट्रैक्टर्स रात में निकलते हैं, एक संघ कई ट्रैक्टर, फिर भी इस मामले पर हम पुनः मीटिंग कर इसको बंद कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, रात के अलावा हमने दिन में भी ट्रैक्टर को निकलते हुए देखा है। एक ट्रैक्टर नहीं, काफी ट्रैक्टर जो है दिन दहाड़े जो है बजरी माफिया ट्रैक्टरों को ले जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं या तो पुलिस की ढील मान सकेंगे हम। मैं इस मामले पर ये 100% बात है कि यहाँ पर इस मामले पर बिना पुलिस की ढील के रेता निकलना संभव नहीं है। तो सर इस पर क्या मतलब आपने क्या कार्रवाई करने की सोची है? क्या आपकी इस मामले पर बीच में जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के निर्देशन में
धौलपुर मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था इस मामले पर लगे चर्चा करके और नगर पालिका चुनाव के बाद में विशेष रोकथाम का प्रबंध किया जाएगा। अब इस बात में अभी कोई मीटिंग हुई नहीं है। हम जिला कलेक्टर महोदय से स्पेशल फोर्स प्राप्त कर अलग इस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। जी सर, इसके अलावा दूसरा ये है कि अभी राजाखेड़ा में आप आए हो। राजाखेड़ा में ये चीज आप भली भांति जानते हो कि यहाँ अवैध ईंट भट्टों का प्रकोप काफी है, जिससे प्रदूषण का स्तर काफी उच्च है। तो क्या ये जो ईंट भट्टों को लेकर ये प्रदूषण को रोकने के लिए आपके कुछ इंतजाम है? क्या आपकी कुछ ऐसी रणनीति है? मेरा इस मामले पर मैंने जैसे अगस्त में ज्वाइन किया, उसके बाद में सितंबर महीने में तहसीलदार जी को एक पत्र लिखा। उसके बाद में 2 पत्र मेरे द्वारा लिखे गए। उनके द्वारा वैधानिक रूप से अभी कोई सूचना इस प्रकार की प्राप्त नहीं हुई है। मेरे द्वारा 2-3 दिन पहले अखबार में 93 भट्टों के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लगभग 22-23 भट्टे उन्होंने अवैध रूप से बताए गए हैं। इसके लिए अलग से मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। जब चूंकि कन्वर्जन जिन भट्टों का नहीं है, उनके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जब तक न्यायालय में उनका केस दर्ज हो जाएगा तो मेरे खिलाफ भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत मेरे द्वारा तहसीलदार राजाखेड़ा को पत्र लिखा गया है और कटिंग भी अखबार की भेजी गई है। सर, ये तो हुई ये चर्चा जैसे आपकी रेता निकासी और अवैध ईंट भट्टों की, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजाखेड़ा के एक अहम मुद्दे हैं। इनके साथ ही एक और मुद्दा जुड़ता है, वो है अतिक्रमण। जब पुलिस चौकी पर हमारा जो है निकलना होता है, वहां से आना जाना होता है, तो वहां अतिक्रमण की स्थिति इतनी भयानक है आज के समय में। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो रामखेड़ी चौराहा और पुलिस चौकी के बीच जो हल्का सा जो गैप है, वो गैप बहुत ज्यादा मालूम होता है। वो इस वजह से अतिक्रमण की वजह से। तो क्या अतिक्रमण को लेकर आपने कुछ ऐसा मतलब प्रयास किया है, या आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी या आपकी गतिविधि ऐसी कुछ रही कि कैसे कम किया जाए? अब चूंकि इस मामले पर अभी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, बीच में ईओ साहब द्वारा बात की गई थी। अब चूंकि नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद में इस मामले पर अभी बीच में विचार नहीं किया गया है। अब इस मामले पर अलग से विचार करके रणशैली बना करके इसमें इसको जो अतिक्रमण बता रहे हैं आप और जो भीड़ भाड़ है उसको कम कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी सर। दूसरा सर, इसके अलावा हमें जानकारी के मुताबिक ये भी पता चला है कि हमारे ही पास में राजाखेड़ा उपखंड में मंदिर आता है रहनावाली माता। तो वो मंदिर काफी जो है प्रशंसनीय है और काफी चर्चे भी हैं वहाँ माता के। उस ट्रस्ट के आप अध्यक्ष भी हो, एक तो उसके लिए आपको बहुत बधाई अध्यक्ष के लिए। दूसरा, यहाँ पर जब अध्यक्ष बने हैं उस ट्रस्ट के, तो अध्यक्ष के तौर पर एक आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। वो मंदिर को लेकर जिम्मेवारी बढ़ जाती है, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, वहाँ के विकास की चर्चा को लेकर आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो आपने क्या अब तक जैसे जब से आप अध्यक्ष बने हो तब से लेकर अब तक कुछ आपने भिन्न वहाँ पे किया हो, कुछ वहाँ की व्यवस्थाओं में आपने कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया हो? श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे 8 अगस्त को जो मैंने चार्ज लिया, उसके बाद में मेरे जब उस समय कोरोना का चल रहा था, जिला कलेक्टर महोदय से वार्ता के अनुसार जैसे मंदिर का 7 सितंबर से मंदिर खुले, उस समय हमारे द्वारा रहनावाली का मंदिर भी खुलवाया गया। मंदिर पर हर शनिवार को वहाँ पर विशेष भीड़ रहती है। उसके लिए क्योंकि वहाँ पर जो व्यवस्था है, पूर्व में सीधा नारियल फेंकने का और प्रसाद चढ़ाने का सीधा सिस्टम था। हमने वहाँ पर मीटिंग करके दुकानदारों से बात करके आगे वहाँ की पब्लिक से बात करने के बाद वहाँ 2 पुजारी मंदिर के सामने बिठा करके तखत पर उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अंदर मंदिर में पब्लिक प्रवेश नहीं करे और बाहर से प्रत्येक आदमी दर्शन करे। दर्शन करके प्रसाद चढ़ाने के बाद में अपनी आस्था के को पूर्ण रूपेण बढ़ावा दे, जिससे किसी प्रकार की मंदिर आस्था में कमी नहीं रहे और पब्लिक की आस्था बनी रहे। क्योंकि वहाँ पर पूर्व में मंदिर पर चोरी का विशेष प्रकरण था। वहाँ पर जो मंदिर पर चढ़ावा आता था उसका सही लगातार नहीं था। हमारे द्वारा वहाँ पर विशेष व्यक्ति ले जाकर के हमने वहाँ पर 5-6 घंटे 8 घंटे शनिवार के दिन दे करके चोरी को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। अब लगभग हर शनिवार को लगभग 60-70 हजार रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की इनकम हर शनिवार को होने जा रही है। वहाँ पर जो चढ़ावा आता था उसका 1-1 रुपए का हिसाब रख करके पूरा पैसा पंजाब नेशनल बैंक जो खाता पूर्व में निर्मित है उसमें जमा कराया जा रहा है। इसमें हमारा नाम से सर खाता होगा
ट्रस्ट के नाम से पूर्व से ही खाता है। अब अभी भी हमारे टाइम में लगभग 15 लाख रुपए उसमें जमा 4-5 महीने में कराए गए हैं, जब से हमारे द्वारा काम आरंभ किया गया है। पूरा पैसा आज की तारीख में लगभग वहां पर 80 लाख रुपए ट्रस्ट माता के खाते में जमा है। सर, इसके अलावा जैसे हम मंदिर पर गए, हमने मंदिर को देखा, मंदिर प्रांगण में सारी व्यवस्थाएं हमने सुचारू रूप से पाई। उसके अलावा अगर हमें थोड़ा सा अभाव मिला तो हमें एक तो वहाँ सफाई व्यवस्था का अभाव मिला, दूसरा क्या है वहाँ जो मंदिर प्रांगण के या मंदिर गेट के बाहर जो दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं वो वहाँ की सारी चीजों को मिसमैनेज करने का काम करते हैं। तो क्या इसको लेकर थोड़ा सा आपने नजर डाली हो इन चीजों पर, या आपने कभी ऑब्जर्व की हुई चीज? अभी हमारे द्वारा हमारी कमेटी के मेंबर्स जितने भी एएम साहिबान हैं उनके द्वारा अभी जो बुधवार का अवकाश था उस दिन हमने मीटिंग की गई थी, जिस पर दुकानदारों एवं उसकी सफाई के बारे में विशेष प्रयास किया गया था। जो हमारा सफाई कर्मी है वो वहां लगा हुआ है। अब हमने दोबारा हर शुक्रवार को एवं रविवार के दिन अलग से सफाई की व्यवस्था रखाई गई है, जिससे अब आगे जब चूंकि मेला लगता है शनिवार के दिन, उसकी व्यवस्था एक दिन शुक्रवार को अलग से सफाई करा दी जाए पूरे प्रांगण की, एवं रविवार को अलग से व्यवस्था कराई जाए। मंदिर में अंदर जो मोटर है वो धुलाई का काम दो हमारे चौकीदार है उनके द्वारा कराई जाती है। उसमें कई बार अब इस बार शुक्रवार को मोटर खराब होने के कारण सफाई कम रही थी, तो इस मामले पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और जो हमने अभी मीटिंग में लिया निर्णय, इस मामले पर 2-3 सफाई कर्मी अलग से शुक्रवार और रविवार को रखे गए हैं। अब उनका शायद आरंभ काम इस शनिवार से हो जाएगा। जी बिल्कुल जी सर। इसके बाद मेरा जो है आखिरी सवाल रहेगा, और ये सवाल ये है कि एक राहत देने वाला यहाँ राजाखेड़ा की जनता के लिए कि कोरोना महामारी के दौरान काफी चीजें अस्त व्यस्त हुई, तो उसको रोकथाम के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए जो वैक्सीन की सौगात हमें 18 जनवरी को मिली थी, ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात थी राजाखेड़ा के लिए। 18 जनवरी को हमें पहली खेप वैक्सीन की मिली थी। तो आप ये उपखंड के प्रमुख व्यक्ति के तौर पर हैं और आपके सुझावों के मुताबिक, ये आपकी सलाह के मुताबिक ये सारी चीजें जो वैक्सीन या टीकाकरण होना है राजाखेड़ा क्षेत्र में, तो वो किन चरणों में रखा गया है? क्या उसकी कार्यशैली होगी? क्या उसकी जो है चरणबद्ध तरीके रहेंगे आपकी वैक्सीनेशन के? अभी राजाखेड़ा में 19 जनवरी से जो वैक्सीन आरंभ की गई है, पूर्व में हमारे द्वारा जो जैसा गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, मेडिकल स्टाफ जो यहाँ पर पूर्व में 246 अपने राजाखेड़ा में चिन्हित किए गए थे। अब इसके अलावा मरेना एवं अन्य जो पीएससी हैं उनका स्टाफ के साथ में कार्य चालू है। लगभग कल तक 246 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी मेडिकल स्टाफ का ही वैक्सीनेशन चल रहा है। इसके बाद में अब 25 जनवरी तक हमारा जो एनरोलमेंट है वो पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का किया गया है। अब हमारे द्वारा हमारे रेवेन्यू स्टाफ का जो पंजीयन करा दिया गया है। अब अगली सेकंड टर्न पर रेवेन्यू स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। थर्ड खेप में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन के बाद में पंजीयन कराया जाएगा। उसके बाद में चौथे चरण में 50 साल से कम व्यक्तियों का पंजीयन करा करके वैक्सीन कराई जाएगी। क्योंकि ये महामारी के टाइम पर जो वैक्सीन हमारा भारत में निर्मित वैक्सीन जो आई है, अभी तक हमारे इसका परिणाम कोई ऐसा खराब निकला नहीं है जिससे हम ये कह सकें क्या पोजीशन है। हम ये मान रहे हैं इसका परिणाम भरसक अच्छा रहेगा और चूंकि इससे पब्लिक को राहत मिलेगी और इस कोरोना महामारी से समाप्ति की ओर जाने के बाद में हमेशा निजात पा सकेंगे। जी बिल्कुल, टीकाकरण भी चल ही रहा है और सारे काम जो है अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, और ये आप भी भली भांति जानते हैं कि कोरोना के प्रति सावधानी भी अभी जरूरी है। तो आखिरी बार ये मेरा ये कहना है कि आप फास्ट ट्रैक के माध्यम से अभी भी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे टीकाकरण चल रहा है लेकिन अभी हमें असावधानी नहीं बरतनी है? हमने आज 20 जनवरी पर हमने संदेश दिया था कि चूंकि महामारी में टीकाकरण होने के बावजूद भी मास्क पहनना आवश्यक है, बार बार हाथ धोना आवश्यक है। हमने अभी जनता को आज भी मैं संदेश दिया है कि इस महामारी के टाइम पर टीकाकरण होने के बाद में भी और पहले भी इस कोई भी व्यक्ति द्वारा बिना मास्क के बिना साबुन धोए नहीं रहे, क्योंकि ये महामारी का टाइम है। इसमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना आवश्यक है। जो पहले से चल रहा है उसको भी बनाए रखें, जिससे हम इस बीमारी से निजात पा सकें। हमारा दवाई काफी इफेक्टिव होने के कारण
उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इससे निजात पाने की उम्मीद रखते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपने अपना समय दिया, कीमती समय फर्स्ट ट्रैक के साथ, और दिन भर की खबरों के लिए आप भी देखते रहिए फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल